विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में सिलेबस क्या होगा, एनालिसिस हम कर चुके हैं। एनालिसिस कर चुके हैं ना, सिलेबस की एनालिसिस हो चुकी है। अब सीधे अब चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर पे आने से पहले थोड़ा समझते हैं विज्ञान क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस। और प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, पहले ये समझते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है? अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोनों में क्या अंतर है और दोनों की परिभाषा क्या है? विज्ञान किसे कहते हैं? सिंपल वी जोड़ ज्ञान, मतलब विशिष्ट ज्ञान, किसी चीज के बारे में विशिष्ट ज्ञान विज्ञान हो गया। और किस चीज के बारे में? हमारे आसपास जो कुछ भी है, हमारे आस जो कुछ भी है, दो चीज है, या तो वस्तु है या कुछ घटनाएं घटती है, जैसे सूरज का उगना और डूबना, पेड़ का बड़ा होना, ठीक है, तारों का उगना, पेड़ फल का नीचे ही गिरना। फल पेड़ से किधर गिरता है? नीचे। न्यूटन को लगा ना क्यों नीचे गिरता है। तो ये साइंस और रिलीजन दो ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति के रहस्य के बारे में समझने के क्रम में इन दोनों का उद्भव हुआ। प्रकृति के रहस्य के बारे में, जैसे हमारे पूर्वज जब रहते होंगे गुफा में तो देखते होंगे, निकलते होंगे तो देखते होंगे सूरज, और फिर सूरज डूब जाता है, उगता है, डूबता है। रात में तारे नजर आते हैं, पेड़ में फल होता है, पेड़ छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, बच्चा पैदा लेता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये तूफान देखते होंगे, बारिश देखते होंगे, धूप देखते होंगे, बहुत तरह की घटनाएं, बहुत तरह की वस्तुएं देखते होंगे प्रकृति में। तो नैसर्गिक या नेचुरल जो भी गुड्स है या नेचुरल जो भी रिसोर्सेज है या जो भी घटनाएं हो रही है, प्राकृतिक घटनाएं, इनके पीछे कौन है? इनके पीछे कौन है? तो दो तरह की प्रक्रिया आरंभ हुई। एक प्रक्रिया हुई ये आस्था की, लोगों ने मान लिया, कुछ लोगों ने मान लिया कि जो पानी, जो बारिश होती है और ये नदी है, समुद्र है, बादल घिरता है, बारिश होती है, इसके पीछे कोई देवता है। तूफान आता है तो उसके पीछे कोई देवता है। समझ में आई बात? पेड़ पौधा है, इस वनस्पति के पीछे कोई देवता है। यानी जो भी परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में उसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन पावर है, दैवीय शक्ति है। तो इस तरह धर्म का उद्भव हुआ और इस तरह सोचना भारत में भी हुआ, अफ्रीका में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ। तो इसी क्रम में क्या हुआ? धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन कुछ लोग जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने लॉजिक लगाना आरंभ किया, तर्क प्रयोग, ठीक है, आखिर क्यों होता, फिर फल जो है नीचे ही क्यों गिरता है। तो कुछ लोगों ने लॉजिक लगाना आरंभ किया, तर्क प्रयोग अवलोकन करना आरंभ किया, तो उससे उत्पन्न हुआ विज्ञान। समझ में आई बात? विज्ञान और धर्म दोनों एक ही काम करता है, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। विज्ञान क्या करता है, मतलब दोनों क्या करता है, प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं या जो कुछ दिखता है उसके पीछे विज्ञान क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, उस विश्लेषण करने का प्रयास करता है, ठीक है, और प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है क्यों हो रहा है। और धर्म क्या करता है? वो मान लेता है कोई शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है। समझ में आई बात? तो विज्ञान और धर्म दोनों ही क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल घटनाएं जो घटती है, प्राकृतिक घटनाएं, उसका विश्लेषण दोनों करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। विज्ञान कहता है अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो जायगोट बनता है, ठीक है। विज्ञान आत्मा को नहीं मानता। धर्म क्या कहता है? आत्मा प्रवेश करती है और जब मृत्यु होती है तो आत्मा, विज्ञान क्या कहता है? हार्ट बीट रुकने से, ठीक है, मृत्यु होती है। तो दोनों का अलग अलग है, ठीक। ये लेकिन दोनों का ये एक ही चीज का विश्लेषण करता है। किस चीज का? पूरे यूनिवर्स में, प्रकृति में जो कुछ हो रहा है उसका विश्लेषण करता है। तो धर्म किस तरह करता है? आस्था के सहारे, और विज्ञान तर्क के सहारे, प्रयोग के सहारे। जल क्यों बनता है?
ऑक्सीजन वो प्रयोग करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बना? जल बना। और जो धर्म है वो क्या कहता है? जल देने वाले कौन है? वरुण देवता है। ठीक है, तो विज्ञान कहता है कि पहले सेल आया, फिर टिश्यू आया, सेल के मिलने से क्या बना? टिश्यू, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन, बॉडी, फिर शरीर। पहले ये जलचर आया, फिर उभयचर आया, फिर थलचर आया, फिर कई प्राणियों का विकास हुआ। उसी में एक सेपियंस था, होमोसेपियंस, उसका होमोसेपियंस से हम लोग आए। धर्म क्या कहता है कि मनु और शत्रुपा पहले पुरुष और स्त्री थे जिसे ब्रह्मा ने गढ़ा। ठीक है, मुस्लिम और ईसाई में भी क्या है कि आदम और हव्वा, एडम और ईव, दोनों को ईडन गार्डन में ईश्वर ने रखा था। और ईडन गार्डन में एक पेड़ था जिसका फल दोनों को नहीं खाना था, लेकिन खा लेता है दोनों। उसके बाद ईश्वर अभिशाप दे देता है कि आज के बाद तुम धरती पर रहोगे, मेहनत करोगे और खाओगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो दोनों एक ही काम करता है। क्या करता है? जो ब्रह्मांड में, प्रकृति में जो कुछ घटनाएं घट रही है उनका विश्लेषण करता है। विज्ञान तर्क, अवलोकन, प्रयोग, प्रूफ, प्रमाण के सहारे करता है। और धर्म आस्था, विश्वास के सहारे। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। फैन बंद कर दो। समझ गए ना? विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है, और कह सकते हैं ये जो है प्राकृतिक संसाधनों, घटनाओं के अवलोकन, पर्यवेक्षण से प्राप्त सिस्टमेटाइज्ड, श्रृंखलाबद्ध ज्ञान या जानकारी ही क्या है? विज्ञान। और टेक्नोलॉजी क्या है? तो विज्ञान कई तरह के नियमों का प्रतिपादन करता है। ठीक है, और उन नियमों का उपयोग कर जब हम लोग व्यवहारिक वस्तुएं बनाते हैं तो बनाने के लिए जो प्रक्रिया विकसित होती है वह क्या हो गया? तकनीक। विज्ञान के नियमों का व्यावहारिक प्रयोग आ गया। वाईफाई है ना? वाईफाई तो रिचार्ज कर दिए थे, हो गया। बैटरी चेंज किए हो तो चेंज कर दिए फिर डायरेक्ट, तो वो रिकॉर्डेड खत्म हो गया। यहां तक है ना? चल, तो ये विशिष्ट विज्ञान, सिंपल सा उसका अर्थ हुआ विशिष्ट ज्ञान, यानी प्राकृतिक संसाधनों, घटनाओं के अवलोकन, पर्यवेक्षण से प्राप्त श्रृंखलाबद्ध ज्ञान या जानकारी क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? विज्ञान। और टेक्नोलॉजी क्या हुआ? तकनीक क्या हुआ? विज्ञान के नियमों का उपयोग कर, नियमों का व्यावहारिक प्रयोग जिससे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता, वो टेक्नोलॉजी हुआ। तो कह सकते हैं विज्ञान क्या है? विज्ञान सैद्धांतिक संदर्भ है, सिद्धांत देता है, और ये प्रायोगिक है। कौन? टेक्नोलॉजी। लिखिए, थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, विज्ञान और प्रतीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर पे। विज्ञान यानी साइंस, अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, का शाब्दिक अर्थ वस्तु का विशेष और व्यवस्थित ज्ञान है। वस्तु का विशेष और व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, देखिए यहां साइंसिया, SKIENTIA, ये लिखिएगा, लैटिन भाषा का शब्द है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया, देख लिए, से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं और उनके विषय में परीक्षण तथा पर्यवेक्षण से प्राप्त श्रृंखलाबद्ध ज्ञान है, सिस्टमेटाइज्ड। दूसरे शब्दों में प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन
या ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। अंग्रेजी में लिख लीजिए, साइंस इज द स्टडी ऑफ, पहला चीज का अंग्रेजी में भी लिख लीजिए, साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ, साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ natural things and the knowledge that we obtain, knowledge that we obtain about them, about them, क्लियर है? देखिए आगे, अब विज्ञान जानते ही है लिविंग बीइंग्स का होता है और नॉन लिविंग बीइंग्स का। लिविंग बीइंग्स के बारे में जो विज्ञान है उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? बायोलॉजी, बॉटनी, ये क्या है? लिविंग बीइंग्स। और नॉन लिविंग बीइंग्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मत जोड़ देना तो इसलिए ये सब इसको क्या कहा जाता है? इसको नेचुरल साइंस। क्या कहा जाता है? नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस में क्या क्या आ गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आज जब पूछ कहा जाएगा सोशल साइंस तब समाज के बारे में, सोशल स्टडी में कौन कौन आ जाएगा? हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, समाज विज्ञान, समाज के बारे में जो जानकारी दी जाती है, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये समाज विज्ञान। तो टेक्नोलॉजी लिखिए, तकनीक। टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? तकनीकी या प्रौद्योगिकी। तकनीकी या प्रौद्योगिकी। वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उद्देश्य के हेतु अनुप्रयोग ही तकनीकी या प्रौद्योगिकी है। ठीक है, पहला चेंज, विज्ञान एक विशेष विषय पर अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है, जबकि प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए दृष्टिकोण है। विज्ञान नए ज्ञान की खोज की प्रक्रिया है, जबकि प्रौद्योगिकी नए उत्पादों को बनाने के लिए विज्ञान के नियमों का उपयोग करता है। विज्ञान के सिद्धांतों, अवधारणाओं, संकल्पनाओं का उपयोग जब जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है तो यह प्रौद्योगिकी कहलाती है। अंग्रेजी में लिख लीजिए प्रौद्योगिकी की परिभाषा, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल purposes, especially in industry. The application of scientific knowledge for practical purposes, especially in industry, is called technology. और थोड़ा लिख लीजिए, पहले चेंज, टेक्नोलॉजी is the collection of techniques, 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 skills, methods, क्या हुआ, क्या है सर? Techniques, skills, methods and processes used in the production of goods or services. टेक्नोलॉजी क्या करता है? जैसे
भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन बनाते हैं दो तरह से, एक वो लकड़ी का को जलाकर और एक गैस चूल्हा पे। तो दोनों में क्या अंतर हो जाता है? या छुरी से काटते हैं किसी चीज को, सुपारी को या किसी चीज को, और भी चीज से काटते हैं, ठीक है। अंतर क्या होता है? क्या अंतर? पैदल चलते हैं और गाड़ी से चलते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? समय और आसानी। काम तो पहले से भी होता रहा है, जो भी होता है, टेक्नोलॉजी के आने से क्या हो गया? काम आसान हो गया और समय कम। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे काम करने की गति या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की गति क्या हो गई? तेज हुई और समय कम होने लगा। जैसे पहले हैंडलूम जो बनाया जाता था हथकरघा पर, वो बहुत दिनों में एक साड़ी या एक कपड़ा बनता था। अब मशीन में सैकड़ों कपड़े एक दिन में बनते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है? काम को आसान कर देती है, काम के गति को बढ़ा देती है और समय को क्या बचत करती है, ठीक है। तो ये हो गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समझ गए? स्पीड और टाइम को लेकर ये अंतर हो जाता है प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में। अब हम चलते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बहुत ही उपयोगी है और कहा जाता है पहला वैज्ञानिक वो होगा जिसने आग की खोज किया होगा। अब ये बड़ा कहना कठिन है कि पहले आग की खोज हुआ कि पहिया का हुआ या फिर पौधा लगाना। ये कभी कहीं पढ़े हैं पहले किसकी खोज हुई? कहा जाता है कहीं पहिया लिखा रहता है, पहले पहिया की खोज हुई, कहीं आग लिखा रहता है, लेकिन कोई लिखित है नहीं, अनुमान लोग लगाते हैं। लेकिन पहिया की खोज जो थी वो क्या थी? जिसने भी पहिया का खोज किया होगा वो पहला वैज्ञानिक होगा और तकनीकी क्रांति पहले वही आ गई। आज जितनी भी चीजें हैं सब किस पर है? ये ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे वो प्लेन हो या ट्रेन हो या बस हो या साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या कार हो या बैलगाड़ी हो, सब में। और ये देखिएगा, एक जगह सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि पहले जो रथ चलता था तो रथ के दोनों चक्कों के बीच की जो दूरी होती थी वो मेंटेन आज भी किया जा रहा है। आज जो रेल की पटरी बिछती है तो वो दूरी मेंटेन किया जाता है। तो पहला क्रांतिकारी और तकनीकी क्रांति कब हुई? पहिया का आविष्कार। और पहिया केवल वो ट्रांसपोर्टेशन में ही काम नहीं आ रहा है, आटा चक्की में है पहिया। कोई भी ऐसा मशीन जिसमें, शायद ही कोई ऐसा मशीन होगा जिससे पहिया की टेक्नोलॉजी किसी न किसी रूप में नहीं हो। समझ रही बात? तो पहिया का जो आविष्कारक होगा वो पहला वैज्ञानिक होगा। तो पहिया का या आग की खोज या पौधा लगाना। पौधा पहले तो क्या होता होगा? नेचुरल, जंगल में लोग रहते होंगे, खुद तो लगाते नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे खुद लगाना सीखे होंगे। तो जो भी पहले बार जिन्होंने पौधा लगाया होगा वो क्या होगा? पहला कृषि वैज्ञानिक। वो भी तकनीकी क्रांति हुई होगी। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में क्या हुआ कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। चैप्टर पर आते हैं आप। सबसे पहले प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद मध्यकालीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, और तब आएंगे आधुनिक काल में। आधुनिक काल में जब आएंगे तो स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर एक क्षेत्र में देखते चले जाएंगे। फिर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन वगैरह वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे। थोड़ी सी जानकारी प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में लेते हैं। पहले सुन लीजिए, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ कुछ। प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसका इतिहास कितना पुराना है? भारत की बात कर रहे हैं। विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, समझ गए? हाँ, 12,000 वर्ष पहले क्या नहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में बदलाव आया वो नहीं कर रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई उन्नति हुई भारत में? कुछ किया गया? कैसे? उसका साक्ष्य सहित बोलिए। मेरगढ़ में गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है, बहुत पुराना। इसका तात्पर्य है गेहूं और जौ उपजाने की प्रक्रिया से लोग परिचित थे। तो वो भी तो विज्ञान ही हुआ, कृषि विज्ञान हुआ ना, एग्रो साइंस।
हल, इसका मतलब है हल से जुताई के बारे में लोगों को जानकारी थी। और समकोण पर काटती सड़कें, इसका मतलब लोग ज्योमेट्री से परिचित थे। स्नानागार, अन्नागार और नर्तकी की मूर्ति, इसका मतलब धातुई विज्ञान। नर्तकी की मूर्ति, कहां से नर्तकी जो है, तो वो जो ढाला गया है सांचे में, सांचे में ढाला गया है, लगता है उससे एकदम क्लियर होता है कि धातु विज्ञान की अच्छी जानकारी रही होगी। और ये ईंट का जो लेंथ है, ब्रेथ है, उससे क्या लगता है ज्योमेट्री की जानकारी, ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी जरूर होगी। और वैदिक काल में यज्ञ बनाते होंगे लोग, तरह तरह के कुंड बनाते थे, त्रिकोणाकार, चौकोर, तो इसका मतलब क्या, वहां भी उससे भी पता चलता है क्या, ज्योमेट्री की जानकारी थी। समझ में आ रही बात। और एक कहा तो जाता है कि स्पेस के बारे में बहुत जानकारी थी। इधर रामायण में एक प्रसंग आया है कि रावण के पास एक 10,000 की अमर सेना थी, 10,000 की अमर सेना थी। तो हनुमान जी एक बार अमर सेना के फेर में पड़ गए और अमर सेना को मार देते थे। अमर सेना क्या होती थी, जीवित, उसको मरना नहीं था। ये किंवदंती है, इसको सच मत मान लीजिएगा, मरना नहीं था। अब हनुमान जी समुद्र में फेंके, मार दे, तब भी फिर जीवित, क्या किया जाए। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के क्या है, सागर है। दिमाग लगाए, जानकारी लिए कि स्पेस ऐसा जगह है जहां इसको फेंक दिया जाए तो वहां पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों का आकर्षण शक्ति काम नहीं करता है, तो वहां पर क्या होगा, घूमते रहेगा। तो पूंछ में लपेटे और तो खैर चलिए, तो मिथ की बात है, मिथ की बात में हम नहीं जाएंगे। जो ठोस पहलू है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ, ये पूरी तरह बताता है कि तकनीकी और विज्ञान की अच्छी जानकारी सिंधु वासियों को थी। मुहर भी बना मिलता है, मनका भी मिलता है। बगैर टेक्नोलॉजी के कहां से मनका, कहां से नर्तकी, अन्नागार, स्नानागार, हल, मस्तूल वाला जहाज भी मिला है, लोथल से मिला है ना, इसका मतलब जहाज बनाते होंगे वो लोग। तो ये सब कुछ मिला है, बर्तन भी बहुत सारा मिला है, ठीक है। बहुत सारे अनाज के साक्ष्य मिले हैं, पशुपति की मुहर। तो इसे तात्पर्य, इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अच्छी खासी जानकारी थी। एक है ये ब्रिजेट और आल्चिन है, इन्होंने साइंस टेक इन इंडिया 1967 उनकी बुक का नाम है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में 4,000 साल पहले तकनीकी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, और 1,000 साल यानी 3,000 साल में पहला चरण उसका पूरा हो गया। और इस चरण की खोज क्या थी, वही आग, पहिया, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई करना, बस्ती बसाना वगैरह वगैरह। तो प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास बहुत प्राचीन है, ठीक है, और कालांतर में तेजी से विकास हुआ। देखिए हमारी मानव सभ्यता का जो विकास हुआ पिछले 10,000 साल में जितना हुआ, उससे पीछे लाखों साल में उतना नहीं हुआ। और पिछले 1,000 साल में जितना हुआ, उससे पीछे 9,000 साल में उतना नहीं हुआ। और पिछले 100 साल में जितना हुआ, नहीं समझे, जैसे जैसे हम मानव सभ्यता आगे बढ़ी है, उसके विकास की गति, विकास मतलब क्या, भौतिक विकास, भौतिक विकास की गति तेज हुई है। तो हम देखेंगे पहले प्राचीन भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एक डायग्राम बनाइए, उसमें डायग्राम बना के सारा कुछ समझा देते हैं, उस पर लिखवा देंगे। प्राचीन भारत में मध्यकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ भारत में, याद है साइंस। डायग्राम बनाइए, डायग्राम में लगभग हर एक पहलू को ले लेंगे हम, ठीक है। कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण, क्या वो प्रतियोगिता दर्पण का जो लिए थे क्लास, और उसमें खराबी हुई थी, उसमें एक क्लास बहुत अच्छा हुआ है और एक क्लास नहीं हुआ। ये दिखेगा, ये दिखेगा। चलो चलो चलो। तो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की क्या है,
एक समृद्ध परंपरा रही है। क्या रही है? समृद्ध परंपरा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम देख रहे हैं। लिख लिए इंट्रो में, थोड़ा लिखिए। भारत में प्राचीन काल से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समृद्ध परंपरा रही है। समृद्ध परंपरा रही है। ब्रिजेट एवं रेमंड एलिचिन, ब्रिजेट एवं रेमंड एलिचिन द्वारा दिए गए साइंस एंड टेक इन इंडिया 1967 में दिए गए मत, 2 बार लिखा गया, उधर नहीं लिखना चाहिए। दिए गए मत के अनुसार भारत में तकनीकी या औद्योगिक क्रांति का जन्म 4000 BC में ही हो गया था, जिसका पहला चरण 3000 BC तक पूरा हो गया। इस अवधि के मुख्य आविष्कार थे आग, पहिया या चक्का, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तकनीक आदि। अब 3000 BC में आमड़ी और कोटदीजी, पाकिस्तान में है, सिंध में, आमड़ी और कोटदीजी में जो विकसित है बस्तियां और जिसके साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य, उससे यह पता चलता है कि यहां रहने वाले लोगों को विज्ञान एवं तकनीकी की अच्छी जानकारी थी। ठीक है, पहले चल के लिख लिए। उसी में आमड़ी एवं कोट 3000 BC में आमड़ी एवं कोटदीजी। डिटेल अभी नहीं लिखवा रहे हैं, डिटेल डायग्राम बनाइए, डिटेल लिखवाएंगे अलग से। 3000 BC में आमड़ी एवं कोटदीजी में विकसित सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, जो विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग के बिना असंभव था। अब हड़प्पा सभ्यता में क्या था? हड़प्पा सभ्यता के किन पहलुओं से यह पता चलता है कि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अच्छी जानकारी हड़प्पा वासियों को थी? क्या? सबसे पहले नगर नियोजन है ना। नगर नियोजन क्या? समकोण पर काटती सड़कें, और सड़कों के किनारे क्या है? नाला, और नाला में जगह जगह क्या बना हुआ? नरमोखा, मेन होल जिसको कहते हैं। इसका मतलब पता था। हो सकता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी मालूम हो, तब ना उन लोगों को पता चला कि जो भारी चीज होगा वो मेन होल में क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, बाकी पानी निकल जाएगा। समझ में आई बात? तो नगर नियोजन प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था, अन्नागार, स्नानागार, मुहर, मनके, हल, ईंट, पकीट, बस्तूल वाली जहाज, ये सिद्ध करते हैं कि साइंस टेक की अच्छी जानकारी थी इन लोगों को। आकांक्ष नर्तकी की मूर्ति से पता चलता है कि धातुई विज्ञान की अच्छी जानकारी थी। अनाज भी मिलता है, अनाज उत्पादन के साक्ष्य भी मिलते हैं। वैदिक काल में देखिए मस्तूल वाली जहाज, मस्तूल समझते हैं ना, पाल वाली जहाज, पाल पाल, अरे बड़ा बड़ा नाव में पाल नहीं लगा होता है, हवा की दिशा में देता है। हाँ, हवा खुद ब खुद नाव आगे बढ़ रहा है, और जब तूफान आ जाता है तब जल्दी से उसको काटता है, नहीं तो क्या करेगा? उलट देगा। पुराने फिल्मों में दिखाया जाता था, जब तूफान आता था तो हीरो जाके ऊपर से काटता था, हीरोइन फिदा हो जाती थी। वैदिक काल में सुल्भ, वैदिक ग्रंथों से जैसे एक सुल्भ सूत्र है, हाँ, ज्यामितीय ज्ञान की जानकारी मिलती है। सुल्भ सूत्र है। उसके बाद आपको ये यज्ञ वेदी बनाने की जो प्रक्रिया है उससे भी पता चलता है क्या? त्रिकोणमिति की जानकारी अच्छी थी। और ये समकोण कितना? न्यून कोण। यज्ञ वेदी जो चौकोर होगा तो उसका एंगल कितना होगा? 2 साइड के बीच में एंगल कितना होगा? 90 होगा। चौकोर में 90 होगा ना, या तो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर शेप होगा, वर्गाकार होगा या आयताकार। समकोण, न्यून कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं? 90 से एबव, 180 से नीचे।
राइट एंगल, ठीक है। तो इसकी जानकारी रही होगी। और एक थे बौधायन, या सॉरी बौधायन थे। पाइथागोरस सिद्धांत जानते हैं ना आप लोग? क्या? त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहा जाता है, हम लोग क्या किस रूप में जानते हैं इसको? पाइथागोरस प्रमेय, यही ना। लेकिन कहा जाता है ये इसकी जानकारी वैदिक काल में थी लोगों को, लगभग 600 BC। आर्यभट्ट नहीं, उससे पहले बौधायन नामक एक थे गणितज्ञ, उनको इस बात की जानकारी थी। पाइथागोरस से पहले ये हुए थे, ठीक है। बौधायन को पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी थी। अथर्ववेद से पता चलता है कि वैदिक काल पे लोगों को चिकित्सा शास्त्र की भी जानकारी थी। तो टीबी के 100 प्रकार की चर्चा मिलती है, ठीक है। यजुर्वेद में टीबी के 100 प्रकार की चर्चा मिलती है। तो वैदिक काल में भी विज्ञान एवं गणित में अच्छी जानकारी वैदिक काल के लोगों को थी। प्राचीन भारत में जो महत्वपूर्ण विकास हुआ है वो 3री सदी ईस्वी पूर्व में। कब? 3री सदी ईस्वी पूर्व में। गणित में, खगोल में 3री सदी ईस्वी पूर्व में गणित के क्षेत्र में इस अंकन पद्धति, दार्शनिक पद्धति और शून्य, इनकी जानकारी भारतीयों को थी। आर्यभट्ट दार्शनिक पद्धति से परिचित थे। अशोक के अभिलेख में अंकन पद्धति, शून्य आदि के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और ये जो अंकन प्रणाली है इसको यूरोपियन कहते हैं अरेबियन न्यूमरल्स। क्या कहते हैं? अरेबियन। और अरब के लोग कहते हैं हिंदसा। क्या कहते हैं? हिंदसा। इससे यह पता चलता है कि अरबों ने हिंदुस्तान के लोगों से सीखा, नहीं समझे, और अरबों से सीखा यूरोपियन लोगों ने। इसलिए यूरोपियन लोग क्या कहते हैं? अरेबिक न्यूमरल्स। और अरब के लोग क्या कहते हैं? हिंदसा। समझ में आई बात? यानी भारतीयों से अरब वासियों ने सीखा और अरब वासियों से यूरोप वासियों ने सीखा। और इसके अंकन पद्धति या शून्य या दार्शनिक पद्धति के प्राचीनतम साक्ष्य आर्यभट्ट के लेखों में मिलते हैं, आर्यभट्ट के बुक में मिलता है, अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, ठीक है। आज कोई भी गणित, चाहे नासा का हो या इंडिया का हो या रसिया का हो या कोई भी विज्ञान और गणित, बिना इसके कुछ होगा? है? शून्य का आविष्कार जिसने किया वो कितना बड़ा आविष्कारक होगा, सोच लीजिए। शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सारा मैथमेटिक्स तो उसी पर आधारित है। सारा मैथमेटिक्स कुछ भी है, इस पर बेस क्या है? 10 डिजिट, 1 to 9 प्लस 0, सारा। ये कहा जाता है, एक बार मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे शायद, तो उन्होंने कहा था कि अगर पेटेंट की प्रक्रिया प्राचीन काल तक जाती और इसका हम लोग पेटेंट करा लेते तो क्या होता है? पूरे जितने भी देश हैं सभी को इंडिया को लेना पड़ता है। नहीं समझ में कि सबका बेस क्या है? डिजिट, ठीक है। सबसे बड़ा गणितज्ञ कौन हुआ होगा? जिसने पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया। जिस तरह गणित में हर चीज कैलकुलेटेड होता है ना, उसी देखिए हर चीज कैलकुलेटेड है। आश्चर्य है। मयूर का पंख देखे, ठीक है, वो कैसा लगता है कि एकदम जो भी रंगा है उसको पूरी तरह जानकारी। जेब्रा का वो क्रॉस देखे, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो रहा है, लग रहा है एकदम पेंटिंग की है, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ा गणितज्ञ तो वो क्या कहते हैं, वो तीसरी शक्ति है जिसको ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। हर एक चीज कैलकुलेटेड है, ठीक है, हर एक चीज का टाइम है, सब कुछ। तो ये है अंकन पद्धति, दार्शनिक पद्धति, शून्य, इससे भारत के लोग परिचित थे। और आश्चर्य की बात यह है कि आर्यभट्ट ने जो पाई का विशुद्ध मान दिया, क्या वो आज भी मान्य है। पाई क्या है? पाई की परिभाषा क्या? C/D बोलिए क्या? सरकमफरेंस बाय डायमीटर, ठीक है, परिधि बटा व्यास, 2πr बाय 2r, ये ना, और 2r कैंसिल हो गया तो क्या बचा? पाई।
तो ये पहली बार आर्यभट्ट ने कहा कि अगर पूरी पृथ्वी को भी हम सर्किल बना लें और उसका सरकमफ्रेंस से डायमीटर को डिवाइड करें तो एक ही मान आएगा, चाहे वो छोटी सी हो चाहे बड़ी सी हो। अब बड़ी से भले ही पृथ्वी के आकार का हो, और कितना बड़ा डेवलप ब्रेन होगा आर्यभट्ट का समझ सकते हैं। अब वो आज भी मान्य है। 3.14 22/7 है ना। तो पाई का विशुद्ध मान किसने दिया? आर्यभट्ट ने। बहुत बड़ा ये था। आर्यभट्ट को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने और त्रिकोणमिति की भी अच्छी जानकारी थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, घबराइए नहीं, यहां पर केवल हम ये जानकारी दे लिखाएंगे बाद में, अभी तो डील कर रहे हैं। त्रिकोणमिति की जानकारी थी। सबसे पहली बार आर्यभट्ट ने ही कहा था, पूरी दुनिया में के इतिहास में सबसे पहली बार आर्यभट्ट ने ही कहा था कि पृथ्वी शून्य में स्थित है। किसमें स्थित है? पृथ्वी शून्य में स्थित है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इससे पहले भारत में भी और यूरोप में भी यह माना जाता था कि सूर्य परिक्रमा करता है किसकी? पृथ्वी की, और पृथ्वी क्या है? अस्थिर है। यही बात गैलीलियो ने कहा। आर्यभट्ट के बहुत बाद आकर गैलीलियो ने कहा, तो उसको झेलना पड़ा ना। बहुत दिनों तक गैलीलियो घर से नहीं निकला, बहुत विरोध किया, पादरियों ने मरवाने का प्रयास किया। हमारे यहाँ भी आर्यभट्ट ने कहा, और गैलीलियो से काफी 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने कहा क्या पृथ्वी शून्य में स्थित है। अब जब शून्य में स्थित है, यहां भी विरोध हुआ, तो उस तरह का विरोध नहीं हुआ। ठीक है। हमारे यहाँ अहिंसा पर ज्यादा जोर दिया गया, और जो नए नए विचार को यहाँ पर माना गया। प्राचीन भारत में, मध्यकाल में नहीं। मध्यकाल में तो भारत की संस्कृति जो है वो खत्म हो गई। ये खत्म होने के लिए ये मत कहिए कि बाहर के आक्रांता जिम्मेवार है, उसके लिए हम लोग खुद जिम्मेवार हैं। हमारा जो समाज का ताना बाना वो खुद ही जिम्मेवार थे। ठीक है। और जब अपना कमजोर होता है ना लोग, तो बाहर वाले हावी हो जाते। प्राचीन भारत में बहुत विकसित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी थी। तो चलिए, हाँ, तो आर्यभट्ट में हम कह रहे थे शून्य का, उन्होंने कहा पृथ्वी शून्य में स्थित है। तो जितने पाटलिपुत्र के रहने वाले थे आर्यभट्ट, सभी लोग आ गए, पंडित, बड़े बड़े पंडित। हमारे पुरखे हजारों साल से कहते आ रहे हैं पृथ्वी को कच्छप महाराज शेषनाग उठाए हुए हैं, तुम कहते हो शून्य में स्थित है। तुम जो है ना, क्या कहते, कुलबोरन कहते हो, कुलघाती पैदा ले लिए हो। और तो आर्यभट्ट ने पंडितों को कहा कि हम तो नए नए युवक हैं, कुछ जानते नहीं, आप लोग प्रकांड विद्वान हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि पृथ्वी को कौन उठाए हुए। तो सबने कहा कच्छप महाराज ने उठाया। फिर उनको कौन उठाए हुए? बड़ी विनम्रता से हर बार आर्यभट्ट ने पूछा। पंडितों ने शास्त्र को निकाल कर कहना, उसको ये उठाए, उनको ये उठाए, उनको ये उठाए। अंत में आर्यभट्ट पूछते चले गए, और पंडित बोलते गए। कब तक बोलेगा उठाए उठाए हुए? निरुत्तर हो गए। तब पंडितों को समझ में आ गई, सही कह रहा है, क्या शून्य में स्थित है। तो आर्यभट्ट को शून्य का नॉलेज था, इसी घटना से पता चलता है। और शून्य जो था वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी आविष्कार के दृष्टिकोण से। एक्चुअली हम जिसको कहते हैं शून्य, शून्य मतलब क्या? कुछ नहीं। और पूरे ब्रह्मांड को देखिएगा तो कुछ नहीं में ही सब कुछ हुआ है। पृथ्वी किसमें है? शून्य में है। अब पृथ्वी नहीं तो क्या था? शून्य था। आज भी शून्य है, और उसी शून्य में सब कुछ अवस्थित है। समझ में आ रही बात? अगर कहा जाए कि सब कुछ का निर्माता कौन है? शून्य है। शून्य में ही प्रोडक्शन हुआ ना, या बना, जैसे भी बना, बिग बैंग से बना, या जिसने बनाया, या एडम हवा बनाया, कि आदम शत्रुपा बनाया, ये मनु शत्रुपा बनाया। तो शून्य का आविष्कार एक बहुत बड़ी ये देन थी आर्यभट्ट की। कहा जाता है आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट शून्य का प्रयोग करते थे। बहुत लोग ये कहते हैं कि शून्य का प्रयोग पहले से चला आ रहा था, जिसकी जानकारी आर्यभट्ट को थी, और पहले से भारत के लोग परिचित थे। एक हुए ब्रह्मगुप्त ने कहा था कि धरती में जो है, धरती में ऐसी शक्ति है कि वह कुछ भी चीज को आकर्षित कर सकती है। अब बाद 7वीं सदी में कहा, बाद में 12वीं सदी में भास्कर आए, वो भी गणितज्ञ थे। उन्होंने कहा, ब्रह्मगुप्त ने जो कहा उसको मैं नाम दे रहा हूं लॉ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब बहुत बाद में न्यूटन ने कहा। और हम लोग क्या मानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। जबकि उसको दूसरे तरीके से ब्रह्मगुप्त ने पहले ही कहा, पृथ्वी में सब कुछ को आकर्षित करने की
शक्ति है। ठीक है, सदियों बाद जिस पर न्यूटन चिंतन कर रहे थे, सदियों पहले ब्रह्मगुप्त ने कह दिया था। ब्रह्मगुप्त हुए, महावीराचार्य जिन्होंने गणित सार संग्रह लिखा, भास्कराचार्य, ठीक है, ये बड़े बड़े गणितज्ञ हुए। कौन कौन? ब्रह्मगुप्त, ये महावीर, ये सब बाद हुए। प्राचीन काल में आर्यभट्ट और ये भास्कराचार्य बहुत बड़े गणितज्ञ हुए। भास्कराचार्य को ये मालूम था x/0 इक्वल टू क्या? इंफिनिटी। इसको असंख्यता कहते हैं। इंफिनिटी का नॉलेज था किसको? भास्कराचार्य। इंफिनिटी, अनंत, एंड 0/x इक्वल्स 0। इंफिनिटी समझते हैं? इनलेस इंफिनिटी सच्चाई है ब्रह्मांड की। इंफिनिटी कोई नहीं जानता है कहां तक है फैलाव, कब से है, कब तक रहेगा इंफिनिटी। तो भास्कराचार्य गणित समझ गए। इसके बाद आते हैं खगोल शास्त्र में। खगोल शास्त्र में वही आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या कहा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, यानी पृथ्वी के परिभ्रमण गति और घूर्णन गति की जानकारी थी। किसको? आर्यभट्ट को। और आर्यभट्ट ने ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की परिधि का मान किसने दिया? सूर्य ग्रहण। इससे पहले हम लोग क्या कहते थे? राहु घूमते रहता है और कभी कोई सूर्य को निगल लेता है और फिर मन होता है तो छोड़ देता है। राहु को देखी है ऊपर में? टीवी में कहा दिखाया रहा? कहा जाता है समुद्र मंथन हुआ तो राहु का कंसेप्ट समझते हैं? हाँ, नहीं, समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला और जहर निकला, तो अमृत को लेकर देवता और दानव में झगड़ा हो गया, शुरू हो गया। तो अब विष्णु जो आए थे मोहिनी का रूप धारण करके आए, और मोहिनी का रूप धारण करके आए और सबको मोह लिया कि हम ये पिलाते हैं सबको। तो मोहिनी पिलाने लगी किसको? देवताओं को। देवता सब छक के पीने लगा। राक्षस सबको समझ ही नहीं आया, मोहिनी की सुंदरता में खोया हुआ था। उस एक राक्षस को समझ में आ गया कि जो है मोहिनी नहीं है। तो वो राक्षस गया, अब वो भी पी लिया। विष्णु को पता चला, अरे ये तो पी लिया है, अमर हो जाएगा। सुदर्शन चक्र चला दिया, यहां तक चला गया था। तो राहु जो है इतना आधा लेके घूमता रहता है, कभी सूरज को निकल जाता है, कभी चांद को निकल जाता है। जब चांद को निकलता है तो चंद्र ग्रहण, और सूरज को निकलता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने कहा कि नहीं, राहु वगैरह कोई नहीं है। सूरज और चांद के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या हो जाता है? सूरज और सूर्य ग्रहण। और चांद जब बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी जब आ जाए तो चंद्र ग्रहण। क्लियर है? क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है ना, तो सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। तो जब पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्रमा प्रकाशित होगा नहीं, तो चंद्र ग्रहण पड़ गया। और जब चंद्रमा सूर्य के ये चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण हुआ। तो ये किसने बताया? आर्यभट्ट ने। पहली बार आर्यभट्ट ने क्या क्या जानकारी दिया उन्होंने। और आर्यभट्ट, ये पटना में खगोल है, एक जगह है ना खगोल, ये कहा जाता है आर्यभट्ट की वेधशाला यहाँ थी। आर्यभट्ट की वेधशाला मतलब वो खगोल शास्त्र का वहां अध्ययन करते थे, तारों का, सूर्य का अध्ययन करते थे। और एक जगह यहाँ था, खगोल में था, उसी के नाम पर कहा जा रहा है, खगोल अभी तक चल रहा है। और एक जगह मसौढ़ी के बगल में तारे गना है। तारे गना, तारा को गिनने से तारे गना आया। ठीक है, तो वहां भी एक ऊंचा जगह है, माना जाता है कि आर्यभट्ट यहीं पर वो देखते थे, तारों की गणना करते थे। ठीक है, तो खगोल शास्त्र में ये आर्यभट्ट की देन। क्या दिया इन्होंने? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और ये पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण की गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये कहा आर्यभट्ट ने, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये कहा वराहमिहिर ने। किसने कहा? वराहमिहिर। वराहमिहिर की रचना क्या है? बृहत संहिता। और आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम।
और एक सूर्य सिद्धांत भी है। ठीक है, खगोल शास्त्र में भी देन भारतीयों की या प्राचीन काल में। उसके बाद आइए भौतिकी विज्ञान में, देखिए भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि परमाणु अणु की जानकारी थी और ध्वनि विज्ञान की जानकारी भारतीयों को थी, क्योंकि वेदों का जो मंत्रोच्चार होता है, आप जानते हैं ना, उसको ये धरोहर में शामिल किया है यूएनओ ने, पता है ना, वैदिक मंत्रोच्चार की जो प्रक्रिया है उसको विश्व धरोहर में सहित शामिल किया गया है, विरासत में, वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड में शामिल किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार सुने? अरे 10-15 ठो पंडित जब खड़ा होकर जब उच्चारण करता है तो वो अलग प्रक्रिया है मंत्रोच्चार। तो इससे पता चलता है कि ध्वनि विज्ञान की भी जानकारी थी। उसके बाद हमारी यहाँ जो संस्कृत का ये है लिपि है, वो लिपि से पता चलता है कि इन लोगों को ध्वनि विज्ञान की जानकारी थी। क ख ग घ फिर च छ ज झ फिर ट ठ ड ढ फिर त थ द ध फिर प फ ब भ। नहीं समझे? ऐसी कंठ से होस्ट तक। और अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है? रोमन वर्णमाला में ए, उसके बाद बी सी डी फिर ई, यहां आ गया, मतलब ऑर्डर नहीं है। यानी ध्वनि विज्ञान की भी जानकारी थी किसको? भारतीयों। साउंड पढ़ते हैं ना, साउंड और लाइट पढ़ते हैं ना। और भगवान सूर्य का घोड़ा कै रंग का है? कै ठो घोड़ा पर चलते हैं? 7 गो। और व्हाइट लाइट जो है, श्वेत प्रकाश, आश्चर्य नहीं लगता है कि 7 को घोड़ा कौन सी स्पेक्ट्रम था 7 कलर का। पता चलता कि लाइट से भी परिचित थे और साउंड से भी, मतलब उसका विश्लेषण कर सकते थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? अभी नहीं बताया, ब्रह्मगुप्त। यानी ये भौतिकी विज्ञान की मोटी मोटी। चिकित्सा शास्त्र में चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता। ये आयुर्वेद का विश्वकोश कहा जाता है किसको? चरक संहिता को। और कहा जाता है कि बॉटनी की, वनस्पति विज्ञान की जितनी इनको जानकारी थी, शायद ही कोई ऐसा वैज्ञानिक हुआ होगा, ठीक से देखा जाए तो। चरक के बारे में एक छोटा सा प्रसंग है कि जब चरक की दीक्षा पूरी हो गई, शिक्षा दीक्षा, तो गुरुकुल के जो गुरुजी थे उनके परीक्षा लेने का समय आ गया कि सभी विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अब वनस्पति शास्त्र को सीख चुके हो, ठीक है, मेडिसिन साइंस, औषधीय विज्ञान से पूरी तरह परिचित हो चुके हो, ठीक है, हम तुम्हारी जानकारी की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। कहीं से पूरी धरती पर कोई एक वनस्पति ऐसा खोज कर लाओ जिसकी कोई मेडिसिनल यूज, औषधीय उपयोग जिसका कोई ना हो। ठीक है, सभी छात्र गए, सबने कुछ न कुछ खोज कर लाया, चरक को कुछ मिला ही नहीं। सब लोगों को लगा चरक फेल, चरक फेल। अंत में गुरुजी ने घोषणा किया, चरक सफल हुआ, बाकी असफल हुआ। क्योंकि चरक जहां भी जाता था वहां उसको हर एक वनस्पति में कुछ न कुछ औषधीय गुण मिलता था। तो गुरुजी को लगा कि सबसे अच्छा तो यही समझा है, धरती पर कोई ऐसी वनस्पति है ही नहीं जिसका औषधीय उपयोग नहीं हो। आप देखिए आसपास में हर चीज का है। गिलोय नहीं है, गिलोय है और कोई पूछता नहीं था क्या नहीं, कोई ऐसी वनस्पति बताइए जो जिसका उपयोग, वनस्पति औषधीय उपयोग हमारे समाज में नहीं होता है। चिड़चिड़ी का दातुन समझते हैं, कभी कीड़ा नहीं लगेगा, तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ वनस्पति को बहुत पूरा सम्मान दिया गया। आंवला को, पेड़ को, पीपल का पेड़, बायोडाइवर्सिटी का विशाल भंडार है, जैव विविधता का। सांप भी रहता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, पक्षी भी रहता है, सब रहता है विशाल। इसलिए उसको दे दिया गया कि देवता का दर्जा है कि कोई काटे नहीं। ठीक है, कहावत क्या है कि जो काटेगा पीपल का पेड़ वो निसंतान हो जाएगा। चरक, तो चरक संहिता आयुर्वेद का विश्वकोश, यक्षमा, मिर्गी, कुष्ठ रोग सबका इसमें है। कहा जाता है ठीक से देखा जाए तो पूरी तरह चरक संहिता उपलब्ध नहीं है, कि हो सकता है एड्स का भी कोई इलाज हो, कोरोना का भी इलाज मिल सकता है। अरे वायरस ही था ना, वायरस को कैसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सुश्रुत हुए, महान शल्य चिकित्सक, सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखा। और इन्होंने 121
बॉडी के एनाटॉमी के लिए, चीर फाड़ के लिए 121 उपकरण दिया, जिसका आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो लेजर से भी होने लगा है, आज भी लोग इस्तेमाल कर 121 उपकरण। जब आप ऑपरेशन थिएटर के पास जाते होंगे तो देखते होंगे, जो मरीज को ले जाता है डॉक्टर, ये जो स्टाफ वगैरह है, उसके बाद स्टाफ ले जाता है एक बर्तन में ढेर सारा औजार ले जाता है ना चीर फाड़ के लिए, तो वो उसमें से 121 औजार सुश्रुत ने जो दिया वो आज भी उपयोग हो रहा है। हाँ, सुश्रुत संहिता। और एक चिकित्सा शास्त्री का नाम आप लोग बराबर सुनते होंगे राजीव दीक्षित के मुंह से, वाघभट्ट। इन्होंने लिखा अष्टांग हृदय, बड़ी इनके बारे में बोलते हैं, हमारे वाघभट्ट महोदय ने ये कहा। और एक और शल्य चिकित्सक हुए धन्वंतरी, इनको कहा जाता है पैर अगर कटा हुआ है तो कटा हुआ पैर जोड़ देते थे। धन्वंतरी इन्हीं के जन्मदिन पर धनतेरस बनाते हैं, कहा जाता है। धनतेरस समझते हो, साफ सफाई पे बहुत जोर देते थे, इसलिए उस दिन क्या करते हैं धनतेरस के दिन, और क्या करते हैं, नया चीज लाते हैं। हाँ, पुराना चीज हटाइए। सारा हिंदुस्तान में जो कहा जाता है हिंदुत्व कोई धर्म नहीं था, बिल्कुल सही बात, लॉजिकल बात है, ये जीवन शैली था। इतना ना धर्म, इतना त्योहार पर्व है कि हिंदू कभी निराश हो ही नहीं सकता है। इतना एंजॉय करने वाला कोई भी धरती पर नहीं है, इतना है धर्म। हर एक महीना में कोई ना कोई पर्व त्योहार है। पॉकेट में पैसा आपको रहने नहीं देगा, खर्च करना है, ठीक है। ये त्योहार बनाने वाला सभी बढ़िया इकोनॉमिस्ट था कि क्या किया जाए, ऐसे कहोगे खर्च करने तो नहीं करेगा, और जब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी, स्पीड कैसे पकड़ेगी, ठीक है। तो तुरंत तो थोड़े थोड़े दिन पर पर्व त्योहार दे दिए, ठीक। तो धन्वंतरी थे, उसके बाद वाघभट्ट थे, क्लियर है। आगे बढ़े। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, भौतिक शिल्प एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में गजब का अभियांत्रिकी इंजीनियर थे हमारे यहाँ के लोग, गजब के। शुरुआत मौर्य काल से ही उसका एकदम सटीक साक्ष्य मिलता है। बराबर का गुफा देखे, बराबर की पहाड़ी आप बगल में है, जाके देख लीजिए। एक पूरा पहाड़ी को एक मगर लगेगा दूर से कि कोई मगरमच्छ है, मगरमच्छ का आकार दिया हुआ है, और उसमें गुफा बनाया गया है। यानी रॉक कट, चट्टान को काटने की शिल्प टेक्नोलॉजी से परिचित होंगे तब ना, और उसको ये बनाया। उसके अंदर चमकीली पॉलिश है, जो आज तक एक गुफा है जिसमें हम देखे कि पॉलिश जो है लगेगा कि आज ही क्या है पॉलिश, कल परसों किया है, इस तरह का लगेगा एक गुफा। हम तो गए हुए वहां पर। तो ये यहाँ एक से एक मंदिर देखिएगा, पहाड़ को काट कर ऊपर से, जैसे कैलाश मंदिर कैसे बनाया गया, चट्टान और को जोड़ के नहीं बनाया गया कैलाश मंदिर, पहाड़ को ऊपर से काट कर बना दिया गया, तराश करके पहाड़ को ही। राजराजेश्वर मंदिर देखिए, बृहदेश्वर मंदिर देखिए, अशोक का अभिलेख देखिए, अशोक का स्तंभ देखिए, ये सब क्या पता चलता है, शिल्प और अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। और चमकीली पॉलिश, वैशाली में जो ये अशोक स्तंभ है, उसके बारे में वहां जाइएगा आप तो देखिए, वहां लिखा हुआ है कि वो हजारों साल से वो उसके चारों ओर बस्ती बसा हुआ था, और पिलर ऐसे खड़ा था। अब वहां का गांव वाला सब समझता था कोई राजा महाराजा का पिलर है बना हुआ, उसमें लोग गाय भैंस बांधता था। हाँ, अब हम जो गए तो देखे लड़का लड़की अपना नाम भी लिख देता था, ठीक। तो ये है वहां, और वो हजारों साल से ऐसे खुला, कितना आंधी तूफान सहा होगा, धूप, लेकिन आज भी वैसा का वैसा ही है। नीचे तो विकृत कर दिया है लोगों ने, आसपास के लोगों ने, ऊपर का देखिएगा आज भी वैसा ही वैसा है। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी भाई, आज का इंजीनियरिंग क्या, ठीक है। नए भवन बनते हैं, 2-3 बरसात के बाद सीलन लग जाता है, लग जाता है। यहाँ पटना में हाल फिलहाल बहुत सारा बना है, हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, सीलन आ गया है। वो कौन सा था टेक्नोलॉजी, तकनीकी प्रौद्योगिकी, ठीक है। मेहरौली का लौह स्तंभ सुने होंगे, आज तक जंग उसको छू नहीं पाया है। अजंता का वो, ये जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा मूर्ति है, चित्र है, उसका रंग आज भी ज्यों का त्यों है। यानी रंग बनाने की कला, इस्पात से वस्तु बना। और यहाँ का तलवार दुनिया में प्रसिद्ध था, भारत का तलवार और जहाज ये दुनिया भर में प्रसिद्ध था।
इस्पात बनाने की कला सबसे पहले भारतीयों के पास ही आई, समझ गए। रंग, इस्पात, इंजीनियरिंग, प्रस्तर प्रौद्योगिकी समझे, चट्टान को काटने की। इसका उदाहरण कौन है भाई? मेहरौली का लौह स्तंभ। और भगवान बुद्ध की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा या ताम्र प्रतिमा मिली है तो मूर्ति ऐसे ही बन जाता है। धातु विज्ञान की अच्छी जानकारी रही होगी। आप प्रतिमा बनाने की जानकारी कब से? सिंधु घाटी से, कांस्य नर्तकी, यानी धातु विज्ञान की अच्छी जानकारी, फिजिक्स की अच्छी जानकारी। सिक्का भी बनाते थे। कनिष्क का मूर्ति देखिएगा तो उसके पैर में चमड़ा का जूता भी है, तो जूते बनाने की भी जानकारी रही होगी। बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, गुहा बनाए गए, गुहा स्थापत्य, यानी कुल मिलाकर प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समृद्ध परंपरा थी। क्लियर है? अब इसको लिखवा देंगे, घबराइए नहीं। ये क्या कहते टेलर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सब लोग देख लिए ना, लिख लिए ना, आगे बढ़े। अभी तक क्या पढ़ा आप लोगों ने? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, फिर प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब चलते हैं मध्यकाल में, और आधुनिक काल का तो पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद लास्ट में बताएंगे आधुनिक काल में क्या क्या हुआ। ठीक है? अभी विक्रम-1 स्काईरूट एरोस्पेस ने रॉकेट बनाया। कितना बड़ा रॉकेट है? 7 मंजिला रॉकेट है। नहीं देखिए न्यूज में तो है। गगनयान का एक टेस्ट हुआ। कौन सा टेस्ट था गगनयान का? उसमें टेस्ट ये था कि अगर अंतरिक्ष में गगनयान में जाएंगे जो लोग, अगर कुछ हुआ तो वहां से एस्केप कैसे करेंगे, उसका टेस्ट था वो। अभी और टेस्ट होगा, 2025 या 26 में लॉन्च होगा गगनयान। तो मध्यकाल में देखिए क्या क्या। मध्यकाल में जो है, मध्यकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत कम विकास हुआ है। उसका कारण क्या है? एक तो हमारे समाज में क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ। कास्ट सिस्टम में क्या डेवलप हुआ कि जो वंशानुगत है वही अपनाना। लेकिन क्या है, कोई जरूरी है कि जो वंशानुगत पेशा है उसी को जानने वाला बच्चा पैदा ले उस घर में? हाँ, इंजीनियर के घर में डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर के घर में इंजीनियर भी हो सकता है। लेकिन कास्ट सिस्टम ने बौद्धिक विकास को, तकनीकी विकास को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। समझ में आया? तकनीकी विकास तब होता है जब कारीगरों की या कुशल कारीगरों की संख्या कम होती है। यहाँ ढेर था क्योंकि जोर दिया था कि जो वंशानुगत पेशा है उसी को तुम अपनाओगे। दूसरी बात, जब आक्रांता आए तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के शानदार केंद्र हुआ करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया गया, यहाँ का लाइब्रेरी जलाया गया। कहा जाता है 6 महीना तक आग जलता रहा, इतनी पुस्तकें थी। पुस्तकों में जब आग लगता है एकाएक जल जाता है, धीरे धीरे जलता है ना, तो 6 महीना तक आग जलता रहा। ठीक है? ये तक्षशिला, विक्रमशिला, तो सारा यूनिवर्सिटीज क्या हो गया? खत्म हो गया। शैक्षणिक केंद्र खत्म हो गया। तो ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा चली आ रही थी वो खत्म। अब सोचिए कि बख्तियार खिलजी की कहानी मैंने बताया होगा आप लोगों को कि बख्तियार खिलजी जब बीमार पड़ा, बिहार जब आया हो, जब बीमार पड़ा तो उसके साथ जितने हकीम थे उसके अपने, किसी से वह ठीक नहीं हुआ। तब उसे पता चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, कुलपति, वो इलाज कर सकते हैं, अच्छे चिकित्सा शास्त्री हैं। उनको कहा गया, उनका ठीक है मैं इलाज करूंगा। चिकित्सक का तो धर्म है, रोगी का कोई भी हो उसका इलाज करना है। तो लेकिन बख्तियार खिलजी ने कहा कि नहीं, लेकिन मैं काफिरों के तकनीक को नहीं अपनाऊंगा। ठीक है? कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम तुम्हारा साइंस यूज नहीं करें, तुम्हारा जो है यूज नहीं करें, हम हमारे ही तरीके से हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो कुरान दूंगा वो पढ़िएगा डेली, अमुक पेज से लेकर अमुक पेज तक आप डेली पढ़िएगा, आप रोग जो है खत्म हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने अमुक पेज से अमुक पेज तक प्रतिदिन पढ़ा। बख्तियार खिलजी धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। अब खिलजी को क्या होने लगा? कुरेदने लगा, आखिर स्वस्थ कैसे हो गए भाई? कुछ तो किया नहीं, ना कुछ खाया, ना एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं, स्वस्थ कैसे हो गए? तो फिर कुलपति से पूछा गया क्या? तो बोला
पता चला, कुलपति ने बताया या जैसे भी हो, पता चला बख्तियार खिलजी को कि बख्तियार खिलजी जब पढ़ता था ऐसे करके पढ़ता था, जीभ में लगाया हाथ, अब पन्ना पलटा। तो अमुक पेज से अमुक पेज तक नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति ने लेप लगा दिया था वनस्पति औषधि का, महीन लेप। तो प्रतिदिन वो पढ़ता था और लेप अंदर जाता, जिससे धीरे धीरे वह क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। अब बख्तियार खिलजी को क्या होना चाहिए, कृतज्ञ। लेकिन कहा गया, बख्तियार खिलजी ने कहा ये तो मुझे काफिर बना दिया, ठीक है, भ्रष्ट कर दिया, नालंदा को जला दो। ठीक है, तो कहा जाता है पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को उजाड़ दिया। ठीक है, विडंबना है कि हम लोग उसके नाम पर शहर बसाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्यकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मध्यकाल में क्या, पहले ही मैंने बता दिया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो परंपरा थी, शैक्षणिक केंद्र जो थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे ध्वस्त नष्ट हो गए। और विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास कुछ अपनी कमजोरी के कारण, बहुत कुछ अपनी ही कमजोरी के कारण हुआ। अगर बख्तियार खिलजी आया या और भी आया तो जीता क्यों, या टुकड़ों में बटे हुए थे, आपस में टुकड़ों में बटे हुए थे, आज भी टुकड़ों में बटे हुए। तो इसलिए परंपरा जो है वो खत्म हो गई। लेकिन फिर भी विकास हुआ, तुर्कों के आने से, बाहर वालों के आने से विकास हुआ। जैसे चरखा, चरखा से क्या हुआ, सूत कताई की गति में तेजी आई। धुनकी, धुनकी समझते हैं, हाँ? रुई धुनने, रुई को साफ करना। उसके बाद आप पढ़िएगा कभी, जो हिस्ट्री के छात्र हैं, इतिहास के छात्र हैं, तो ये पढ़ते होंगे राजपूतों की पराजय और तुर्कों की जीत के कारण। तो इतिहास के छात्र हैं, एक टॉपिक पढ़ते होंगे, मेंस में पूछा जाता है तुर्कों की जीत और राजपूतों के पराजय के क्या कारण थे। उससे बहुत सारा कारण है, जिसमें एक कारण ये है कि तुर्कों को ये पता था रकाब और नाल, तो उनकी जो मारक क्षमता थी वो बढ़ जाती थी। रकाब समझे, घोड़ा में लगा हुआ, तो क्या होता था, संतुलन, मतलब तीर चलाने में, तलवार चलाने में पैर जो है संतुलन रहता था, और राजपूतों का पैर खुला रहता था। समझ आई बात, यहाँ पैर संतुलन बना के निशाना साधने में बेटर। और नाल घोड़ा का, ताकि घोड़ा थके नहीं। तो ये नाल और रकाब ने क्या किया, तकनीकी दृष्टि से तुर्क आक्रमणकारियों को राजपूतों से बेहतर स्थिति में ला दिया। क्लियर है, समझ में आई बात, रकाब और नाल समझ गए। उसके बाद कागज आविष्कार तुर्कों ने नहीं किया, लेकिन कागज का प्रयोग बढ़ाया भारत में। और कागज आया तो जिल्दसाजी, जिल्दसाजी समझते ना, धीरे धीरे जिल्दसाजी लोग भूल जाएंगे। पहले किताब खरीदते थे तो उसमें जिल्द लगाते थे, इसको कहते हैं गत्ता, गत्ता कहते हैं ना। धातु पर कलई, कलई समझते हैं ना, कोटिंग, बारूद कहा जाता है, तुर्क लेकर आए। और चूना गारा, भवन बनाने में चूना और गारे का प्रयोग, जिससे क्या हुआ, मेहराब और गुंबद। गुंबद क्या है, 360। गुंबद बनाने से क्या फायदा होता है, इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय वास्तुकला और इस्लामिक वास्तुकला में ये बेसिक अंतर है। भारतीय वास्तुकला जो है उसमें भवन जो खड़ा होता है पिलर पे, स्तंभ पे, अब जहां भी जाइएगा देखिएगा पुराना मंदिर है। और ये इस्लामिक वास्तुकला में पिलर नहीं होता है, वो गुंबद जो है ना, वही वो ये उसके कारण पिलर बनाने की जरूरत। समझ में आई बात, खाली दीवार है बस, समझ में आई बात। तो ये है मेहराब और गुंबद, उनकी देन है, किसकी, तुर्कों की देन है। कपड़ों पर छपाई, और मध्यकाल के अंत में 18वीं सदी में एक हुए सवाई जयसिंह, इनको खगोल शास्त्र की अच्छी जानकारी थी। इन्होंने एक यंत्र का निर्माण किया था, जिज मोहम्मद शाही। क्या, जिज मोहम्मद शाही। और कहां कहां इन्होंने वेधशाला निर्माण किया, पीटी में रखते होंगे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। ये मध्यकाल की उपलब्धि है। ठीक है, तो ये हो गया प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
अभी तक आप लोगों ने पढ़ा विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, दोनों में अंतर पढ़ लिए। फिर भारत में आ गए। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक समृद्ध परंपरा रही, जिसकी शुरुआत ब्रिजेट एम एलिचिन के अनुसार 4000 बीसी में ही हो गई और 3000 बीसी तक एक चरण तकनीकी क्रांति का पूरा हो चुका था। जिस चरण में क्या थे आविष्कार, आग, पहिया, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई वगैरह वगैरह। और इस काल में 3000 बीसी तक की बस्तियां भी मिलती है, आमड़ी और कोटदी जी। और उन बस्तियों के निर्माण की कला को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये आमड़ी और कोटदी जी के निवासी अच्छी तरह परिचित थे। फिर सिंधु सभ्यता में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, नगर निर्माण योजना, समकोण पर काटती सड़कें, नाला, नरबोखा, मुहर, मनके, सिक्का नहीं, मुहर, मनके, मूर्ति कला, ठीक है, वास्तुकला, अन्नागार, अष्टानागार, जूता खेत, हल, मस्तूल वाली जहाज। इन सभी से पता चलता है कि सिंधुवासी भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अच्छी तरह परिचित थे और बहुत तरह की शिल्प प्रौद्योगिकी से वो परिचित थे। उसका वैदिक काल में हम लोगों ने देखा, मापन एवं ज्यामिति, गणित की अच्छी जानकारी थी, ठीक है। सुलु सूत्र से इसका प्रमाण भी मिलता है। 3वीं सदी ईस्वी पूर्व में आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिक और गणिताचार्य का जन्म हुआ। आर्यभट्ट ने क्या किया, गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का अमूल्य योगदान है। शून्य का प्रयोग कहा जाता है, आर्यभट्ट से पहले शून्य का प्रयोग हिंदुस्तानी करते थे, लेकिन आर्यभट्ट के लेखों में, किताबों में शून्य का प्रयोग मिलता है। अंकन पद्धति, दार्शनिक पद्धति, ठीक है, आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया। ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे, 9वीं सदी के लेखक, गणित सार संग्रह, महावीराचार्य, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा शास्त्र में चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट, चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक है, और पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। वराहमिहिर ने क्या कहा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रौद्योगिकी एवं शिल्प के क्षेत्र में मेहरौली लौह स्तंभ है, बुद्ध की ताम्र प्रतिमा है और गुफाओं और पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर है। इससे पता चलता है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा खासा विकास भारत में हुआ था। मध्यकाल में आपने देखा क्या, चरखा, धुनकी, रकाब, नाल, कागज, धातु पर कलई, बारूद, चूनागाड़ा, मेहराब और गुंबद। मेहराब समझ है ना, मेहराब ये हुआ मल्टीफाइल आर्क्स, इसको आर्क्स कहते हैं, ऐसे मल्टीफाइल आर्क। तो ये मेहराब और गुंबद, कपड़ों पर छपाई। और 18वीं सदी में कौन, सवाई जयसिंह, इन्होंने 5 जगहों पर वेधशालाओं का निर्माण किया और एक यंत्र का आविष्कार किया, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, जिज मोहम्मद शाही। क्या, जिज मोहम्मद शाही। तो ये प्राचीन भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी थी और मध्यकालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी। इस पर हम नोट डाउन करवाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे साइंस टेक के दूसरे चैप्टर पे, पर्यावरण प्रदूषण। ओके।